कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में सभी रीड परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने वर्णों के बारे में चर्चा की थी कि चतुष्षष्टि वर्णः संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में 64 वर्ण हैं, उनका आपने विशद विवेचन किया था। और आज हम लोग इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि हर एक वर्ण का एक उच्चारण स्थान निश्चित है। अगर उस उच्चारण स्थान में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, वो उच्चारण स्थान ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम उस वर्ण का सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं हारमोनियम में हर एक बटन का अलग स्वर होता है ना, हर बटन से अलग ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार से हमारे मुख में भी हर एक वर्ण का एक निश्चित स्थान है। अब परीक्षा में इस प्रकार से पृष्ठव्य है कि वो पूछेगा कि फला जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है ना। तो आपको इन वर्णों का उच्चारण स्थान समझना है, ठीक है ना। अगर आप एक बार इनको समझ लोगे तो फिर आपको इनको बार बार पढ़ने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी हैं, बहुत आसान है, बहुत ही सरल हैं और आपके कम से कम 2 प्रश्न अपेक्षित हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ मैं। शुरुआत में अगर अपन बात करें तो देखिए ए कु है विसर्जनीय नाम, ए कु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, ठीक है ना। एकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। कंठ का मतलब हो गया जो उच्चारण स्थान है ना, वो क्या है, कंठ है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। विसर्जनीय नाम है ना, विसर्जनीय नाम है, इस शब्द का अर्थ है विसर्ग। इस शब्द का क्या अर्थ है, विसर्ग। इसका अर्थ हो गया विसर्ग, ठीक है। जिसको अपन संस्कृत में इस तरीके से किसी भी स्वर के आगे है ना, किसी भी स्वर के आगे जैसे राम है तो इसमें ऐसे विसर्ग लगाने से राम से हिंदी में राम है और संस्कृत में राम है बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा वर्ण हो गया, और अपना हो गया है, और क्या हो गया है। उसके बाद में और क्या हो गया, और अपना हो गया कु। अब कु का मतलब आप ये समझो क वर्ग है ना, और क वर्ग का मतलब आप ये समझो इसमें क है, ख है, ग है, आपका घ है और ये आपका अंग है, ठीक है ना। और उसके बाद में और क्या बचता है, उसके बाद में अपने स्वरों में ए बचता है। अब ए का मतलब आप ये मान के चलो कि जो ए के 18 प्रकार हैं। अब रीट वाले बच्चों को बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए के 18 प्रकार कैसे होते हैं ना। जो संस्कृत के बच्चे हैं, जो संस्कृत विषय लेकर को इसको पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेरा जो संस्कृत 2nd ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो ए के 18 प्रकार बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। लेकिन रीड के सामान्य बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ 18 प्रकार में इतना ही जानो कि ये ए है और इसकी जगह आपको ये आ भी मिल सकता है, और अधिक से अधिक हो तो इसमें ये प्लुत मिल सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। ये इतनी सी बात रखो। ये जैसे ए है, आ दीर्घ है, ये प्लुत है, वैसे इनके 18 प्रकार बनते हैं जो सामान्य रीट के परीक्षार्थियों की कोई मतलब की बात नहीं है। आप सिर्फ इतना ही समझो कि परीक्षा में ये मत समझना कि भैया मैंने तो ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है में सिर्फ ए ही पढ़ा था और यहाँ पर तो आ गया तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो आ प्लुत आ गया तो अब मैं क्या करूँ ना। तो वहाँ पर आप ये मान लो ए वर्ग में है ना, ए परिवार का कोई भी वर्ण हो, चाहे वो ए ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो या प्लुत हो, वो क्या उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो ये सुंदर सी टेबल आपकी बन जानी चाहिए। अब अपन समझते हैं, वो ये कह रहा है कि जो स्वर वर्ण में ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। अब देखो कंठ कैसे हुआ, कंठ कैसे हुआ, जब हम ए का उच्चारण करेंगे ना, ए
तो जो वायु है अपने जो लंग्स से बाहर आ रही है, वो जहाँ पर टकराती है ना वही उच्चारण स्थान होता है, वही हारमोनियम वाली बात है। जिस बटन पर टकराएगा वैसा ही स्वर निकलेगा। तो कैसे हुआ, जैसे अपन बोले ए, अब ए बोलेंगे तो आप खुद अपने कंठ पर हाथ लगा करके देखिए, आप एक कंपन अनुभव करेंगे ना। ए ए ए क ख ग घ अंग है, ठीक है ना। इन सब वर्णों में आपको कंठ में एक विशेष प्रकार का कंपन है वो अनुभव होगा। कंपन मतलब वाइब्रेशन अनुभव होगा। और वाइब्रेशन क्यों होगा, क्योंकि अपने जीभ का पीछे का भाग है वो हवा को वहां पर रोकने का प्रयास कर रहा है ना। जो वायु लंग से आ रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कंठ के पीछे का भाग, सॉरी वो जीवा के पीछे का भाग। इसलिए क्या हो गया, वहां पर उस हवा को, उस वायु को रोकने की प्रक्रिया में वहां पर वाइब्रेशन होता है। उसी वाइब्रेशन से ये इन वर्णों की ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। अब देखो इनका तरीका क्या है। जब मैंने प्रारंभिक स्तर पर तैयारी की थी इनके तो मैंने रटा था, लेकिन मैंने माना कि 6 महीने बाद में फिर रटा, फिर सेकंड ग्रेड में रटा, फिर फर्स्ट ग्रेड में रटा, रटते ही चले गए ना। इस बात का समाधान हुआ नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इनको समझेंगे। अगर एक बार समझ लेंगे फिर जीवन में ये चीज़ दोबारा आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। जैसे आप खुद से देखो, ए को बोलोगे तो कंठ में वाइब्रेशन होगा, है को बोलोगे तो कंठ में वाइब्रेशन होगा, क वर्ग के 5 वर्णों को बोलोगे तो कंठ में वाइब्रेशन होगा। तो फिर इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। जैसे ही परीक्षा में आपको पेपर में मिले कि है वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो आप देखो है को बोलो, है, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ है को बोलने से मुझे कंठ में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। देखो ये बात और क्लियर हो जाएगी आप आगे पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखो, ईचु यशानाम तालु, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है कि ई है, क्या है, ई वर्ण है। अब ई में बता दिया मैंने आपको कि 18 प्रकार है ना, उसमें आपका चाहे वो प्लुत हो, हर्ष हो, दीर्घ, वो सारी बातें इसी में आ जाती हैं। उसके बाद में वो कह रहा कि चू है, चू का मतलब 5 वर्ण है ना, च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण आ गए। फिर ये शंकर वाला श आ गया है ना, और ये अंतस्थ वाला ये आ गया। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अब वो बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि कंठ में वाइब्रेशन कहाँ था, अब क्या है। देखो अपन क्या बोलेंगे, च बोलेंगे। तो च बोलेंगे तो आप खुद फील कर रहे हो कि च बोलने पर क्या होता है कि अपनी जीभ है वो जो अपने ऊपर वाले दांतों की जड़ है ना, उसके पास में चिपक जाती है। चिपकने का मतलब कि वो हवा को, जो वायु अंदर से आ रही है लंग से, उसको बाहर आने से रोक रही है ना। आप खुद बोल के देखो, च बोलने से पहले की स्थिति देखो, जीभ ऐसे चिपक जाती है ना, और फिर प्रेशर से जीभ हटती है तो च की ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। अब बात समझने की ये है कि जब जीभ है वो हवा को बाहर आने से रोकेगी तो हवा अंदर से आ रही है वो टकराएगी कहाँ, वो फोर्सफुली बाहर आ रही है ना, वेग के साथ बाहर आ रही है, तो वो कहाँ टकराएगी, तालु में टकराएगी। और तालु में टकराने का मतलब है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो गया। जैसे ए बोलो, ए ई। अब ई में क्या हुआ कि जीभ है वो हवा को बाहर आने से बिल्कुल रोक रही है ना, तो हवा कहाँ टकराई, तालु में, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ञ, तो इन सब में आप ये मान के चलो कि जीभ हवा को ऐसे रोक रही है तो कहाँ टकराएगी, तालु में टकराएगी, है ना। आप तालु जगह जानते हैं ना, अपने मुंह के अंदर की तरफ तालु होता है। अगर आपको तालु में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो अपने दादाजी या दादी जी से बात करोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, शंकर वाला श, शंकर, हवा को बिल्कुल जीवा है वो बाहर आने से रोक ही रही है ना, घर्षण के साथ बाहर आ रही है। जब घर्षण के साथ हवा बाहर आएगी तो इसका मतलब ये है कि हवा कहाँ टकराएगी, तालु में टकराएगी, और तालु में टकराएगी इसलिए इसको शंकर बोल पाते हैं, नहीं तो अपन बोल ही नहीं पाते। इसी प्रकार से ये हो गया ना, ये र लव में ये है ना, ये, तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु हो गया। अब आप खुद इन वर्णों को बोल करके कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से फील करो कि मैं क बोलूं, मैं च बोलूं। तो क बोलने पर तो कंठ से कूट रहा है तो वहां वाइब्रेशन, च बोलेंगे तो जीभ है वो ऊपर चिपक रही है तो
कंठ खुला है, जीभ आगे से हवा को रोक रही है, तो हवा कहाँ टकराई? तालु में। तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु हो गया। तो इचु यशानाम तालु। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है। आप खुद से देखो, शंकर, शंकर तो आप ये मानो कि जब शंकर बोलते वक्त मुझे मेरी जब वायु बाहर आने से रुक ही रही है, तो रुकती है तो कहाँ टकराएगी? वो सीधी तालु में टकराएगी, और तालु में हवा टकराने से ही ये ध्वनि इस प्रकार की निकल पाती है, नहीं निकलती नहीं। नेक्स्ट देखो, री टुर षाणाम मुर्दा। ठीक है ना, री टुर षाणाम मुर्दा। देखो मुर्दा जो स्थान होता है ना, वो कहाँ होता है? अपने मुख में, आपके ऊपर वाला दांत है ना, ऊपर वाले दांत, उनकी जड़ों में जो जगह है ना, जड़ है एकदम जस्ट जड़, उन जड़ों को मुर्दा मान के चलो आप, वो मुर्दा होता है। वो क्या होता है? मुर्दा होता है। और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अगर अपने जीभ का आगे का हिस्सा, जीभ का आगे का हिस्सा, जीवा का आगे का हिस्सा, टिप ऑफ द टंग, अगर ऊपर वाले दांतों की जड़ों में जा रहा है, तो वो सारे वर्ण मूर्धन्य हो गए। वो कौन से हो गए? मूर्धन्य हो गए। कैसे हुए? जैसे आपने बोला री, आपने क्या बोला? री, है ना, तो री बोलोगे तो टिप ऑफ द टंग, जीवा का आगे का हिस्सा है, वो ऊपर वाले दांत की जड़ों में घुस रहा है। री, टे, ठे, डे, ढे, न, है ना। और कौन कौन से वर्ण है इसमें? षटकोण वाला, षटकोण वाला श, षटकोण, षटकोण। देखो शंकर बोलो, षटकोण बोलो, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो तुलनात्मक रूप से विभेद है ना, ये तो आपको फील करना ही होगा अगर इस चीज़ को समझना है। अगर आप देख रहे हो कि शंकर और षटकोण, तो यही उच्चारण स्थान हो गया। शंकर तालु और षटकोण में जीभ का आगे का हिस्सा है, टिप ऑफ द टंग, ऊपर वाले दांतों की जड़ों में जा रहा है, इसलिए इसका क्या उच्चारण स्थान हो गया? मुर्दा हो गया। ठीक है ना। तो री टू षाणाम, और ये एक रे हो गया ना, रे, जैसे रंग है ना, अपन बोलते हैं रंग, तो रे बोलने के लिए अपने जीवा का आगे का हिस्सा ऊपर वाले दांतों की जड़ों में, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान मुर्दा हो गया, और ये मूर्धन्य वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है ना, ये बात अपनी क्लियर हो गई, मतलब इजीली समझ रहे हो ना आप इनको बोल करके तुलनात्मक रूप से अगर विभेद अगर पहचान लोगे ना, तो आप फिर जीवन में कभी भूलोगे नहीं इसको ना। आपने देखा कि ए में कंठ में वाइब्रेशन, और फिर ई में तालु, क्योंकि ई बोलते वक्त जो वायु है वो बाहर आने से रुक रही है, तालु में टकराएगी। और री में मेरे टिप ऑफ द टंग है, वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? मुर्दा हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगला, री तुल सानाम दंता। देखो री तुलसा नाम दंता का मतलब क्या हो गया कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंते है। और दंते होता है क्या? सबसे पहले ये जानो, अपने ऊपर और नीचे वाले दोनों जो अपने दांत हैं, उन दांतों के बीच में जीभ का फंसना है ना, ये दंते कहलाता है। जैसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे तय, थे, दे, ध, न। इन पांचों वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? तय, थे, द, ध और न। इनके उच्चारण में क्या हो रहा है? आप खुद फील कर रहे हो, जो ऊपर के दांत है, नीचे के है ना, इनके बीच में जीभ की स्थिति आ रही है। तो दोनों दांतों के ऊपर और नीचे वालों के बीच में जीभ का घुसना क्या हो गया? अपने आप में दंत दिखाता है ना। तो तय, थे, द, ध, न, आपने फील कर लिया, इस बात को देख लिया। उसके बाद में क्या? लरी में वही स्थिति है, री की और ली की भिन्नता आप खुद फील कर सकते हो ना। ली में ली और री देख लो ना, तो फील हो गया, आपको महसूस हो गया कि हाँ दोनों में बराबर एकदम सुस्पष्ट विभेद है, इसलिए मैं इसको दंते बताऊंगा और उसको मूर्धन्य बताऊंगा। उसके बाद में लय है ना, पहले अपना ये आया था तालु में, फिर रे किस में? इसमें षटकोण वाले में, इसमें सॉरी रे आया था मूर्धा में, और लय किस में आएगा? दंते में। लय किस में आएगा? दंते में। ठीक है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंता है ना। और क्या बच गया? श। ये जो स्कूल वाला स है ना, स, स्कूल। देखो शंकर, षटकोण, स्कूल, तीनों में बराबर विभेद है, सुस्पष्ट विभेद है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है,
तुलनात्मक रूप से विभेद करना और उसको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसको मैं थोड़ा फास्टली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें विज्ञान नहीं है। आप इनको एक बार बोल करके और इनका उच्चारण स्थान खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इनको जीवन में आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। वर्ण सामने आएगा, बोल के देख लोगे। अब मान लो आपके सामने रे वर्ण आ गया, रे वर्ण का उच्चारण स्थान किम, तो आप क्या करोगे, रे बोलोगे। रे तो आपको बताया कि टिप ऑफ द टंग, जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर वाले दांत की जड़ों में जा रहा है। सामान्य सी बात है, वहां पर मूर्धा होता है तो मूर्धन्य वर्ण हो गया। तो ये थोड़ी बातें समझने की आप खुद से थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, उपउपधमानिया नाम ओष्ठव। ठीक है ना, इसका देखो, इसका सरलीकरण करते हैं तो ऊ निकलता है। क्या निकलेगा, ऊ, और ये पू वर्ग से पै वर्ग हो गया, पू से, और भी से इससे ऊ निकलेगा तो क्या होगा, उपदमानिया ना, उपदमानिया ना। और इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। क्या हो गया, ओष्ठ, और जिसको हिंदी में आप कहते हैं होठ। ठीक है ना, ये इनका उच्चारण स्थान है। देखो ऊ, अब ऊ बोलोगे तो दोनों होठों की स्थिति देख लो आप, ऊ, प, फ, ब, भ में स्पष्ट है कि होठ के मूवमेंट के बिना, होठ के हलचल के बिना प का, ऊ का उच्चारण स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सब का क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। उसके बाद में ये देखो उपदमानीय है ना, ये क्या होता है, प और फ के साथ आश्रित होते हैं। ये प और फ के साथ में आश्रित होते हैं। इनको जो बनावट है ना, आकृति, वो ऐसी होती है। ये उपदमानीय कहलाते हैं और ये हमेशा नित्य किसके साथ आश्रित होते हैं, प और फ के साथ में। और इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। ठीक है ना। अब देखो होठ है तो इनको क्या कहते हैं, एक अर्ध विसर्ग भी कहते हैं इनको, है ना, आधा विसर्ग, है ना। आप याद रखना हमेशा इसको अर्ध विसर्ग भी ऐसा बताते हैं विद्वान व्याकरणाचार्य कि ये अर्ध विसर्ग है ना। तो आप हमेशा याद रखो, वह ऊ में कोई मतलब वो कंफ्यूज नहीं है, ऊ बोलते हैं होठ, प, फ, ब, भ में कोई दिक्कत नहीं है। उपदमानीय में इतनी सी बात याद रखनी है कि ये प और फ के साथ आश्रित होते हैं और ये आधे विसर्ग के रूप में इनको पहचाना जाता है कि ये पूरा विसर्ग नहीं है, ये आधे विसर्ग हैं और प और फ के साथ आश्रित हैं। इसका मतलब प का और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इनका भी यही होगा। ठीक है ना, धन्यवाद। इसके बाद में देखो अपना क्या बच गया, वह बच गया। और वह के बारे में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट की सुन है तो बिल्कुल हर पेपर में छपा हुआ मिलता ही है आपको। वह कारक से दंतोष्ठम, वह का उच्चारण स्थान है ना, वो क्या है, दंत है ना, दंत है और क्या है, ओष्ठ है ना। ये दो हैं। ये दो कैसे हो, जैसे वह बोलो, वह होठों का जो होठों का मूवमेंट है वो तो साफ स्पष्ट दिखता है वह में। अब दंत क्यों बताया, क्योंकि जीभ की स्थिति देखो तो अपनी जीवा कहाँ है, वह तो जो नीचे वाले दांत है उनके ऊपर रगड़ मार रही है एकदम जीवा, है ना। तो ये वैकार से दंतोष्टम सुस्पष्ट है। ठीक है ना। वह होठ भी है और दांतों के लिए क्या है कि जीवा की स्थिति देखो तो जीवा बिल्कुल दोनों दांतों के ऊपर और नीचे वाले के बीच में जा रही है ना वह, तो इसलिए वैकार से दंतोष्टम हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। एदई तो हो कंठ तालु। ठीक है ना, कंठ और तालु कैसे हुआ, ये ए है, ये अ है ना, और इसका क्या हो गया, कंठ हो गया, साथ में क्या हो गया, तालु हो गया। ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि ए और ई से मिलके बने तो ए का कंठ हो गया, ई का तालु हो गया, तो क्या हो गया, कंठ और तालु हो गया। दौ तो ओ दौ तो हो कंठ ओष्ठ।
कंठोष्ठ। तो इसमें क्या है, इसमें ओ है और औ है, और इनका क्या उच्चारण स्थान हुआ है, कंठ और ओष्ठ। मान के चलो कि ये ए और ऊ से मिलके बने ना, तो ए और ऊ से ना, तो ए का कंठ हो गया, ऊ का ओष्ठ हो गया, तो कंठोष्ठम है ना, कंठ और ओष्ठ। समझ में आ गई बात। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ भी है और ओष्ठ भी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ओ बोलेंगे तो ओ में होठ का तो कितना रोल है आपको साफ दिख रहा है, ओ, और कंठ का कितना है। तो इसमें ओ में, कंठ में भी एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है ओ, तो आप फील कर लेंगे इस बात को, कंठ और ओष्ठ हो गया। ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये अपना जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। देखो क्या होता है, ये स्थिति होती है क की, और ये स्थिति ख की भी होती है ना। इनको भी अर्ध विसर्ग कहते हैं ना, अर्ध आधा विसर्ग है ना, अर्ध विसर्ग है ना, अर्ध विसर्ग है, आधा विसर्ग मानते हैं इनको। और इनका उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूलम। जीभ का जो मूल भाग है ना, जीभ का मूल भाग, वहां से इनका उच्चारण होता है। ये अभी अपनी लौकिक संस्कृत में ये चीजें नहीं चलती, ये वैदिक संस्कृत की चीजें हैं। आप तो सिर्फ इतना ही मैं याद रखो कि जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, ये जीभ का मूल भाग है ना, जिह्वा का मूल भाग, यहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है। ये होते कैसे हैं देखने में, तो साहब जी ये ऐसे होते हैं देखने में, और इनको अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में नासिका नुस्वार से, नासिका नासिका अनुस्वार से, ये कह रहा है कि जो आपके ये अनुस्वार होती है ना, ये वाला, ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका, नाक। ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार, उसका उच्चारण स्थान क्या है जी, तो बोलो अनुस्वार से नासिका। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका, नाक हो गया। ठीक है। उसके बाद में अपना एक और बचता है। आप तो सिर्फ सीधी सीधी बात ही समझ लो, ये, मैं, अंगे, ण, न और मैं, यम गण नम, ये 5 वर्ण हैं। वैसे संस्कृत में इनके लिए सूत्र है, मुख नासिको वचनो नु नासिक है, लेकिन उस सूत्र में आपको नहीं जाना है। आपको इतना ही समझना है कि ये जो वर्ग का पांचों जो वर्ग हैं उनका अंतिम वर्ण है, च वर्ग का अंतिम, पै वर्ग का अंतिम, कै वर्ग का अंतिम, ट का अंतिम और तय का अंतिम, है ना। इनका जो अंतिम वर्ण है ये मुख है ना, मुख सहित नाक से बोले जाते हैं, मुख सहित नाक से बोले जाते हैं, है ना। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। देखो ये जो पंचम वर्ण है ना, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक वर्ण है ना। इनका क्या क्या मानोगे आप, अनुनासिक वर्ण है ना, अनुनासिक वर्ण। हाँ, इतनी बात तो आपको याद रखनी है। वो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, तो ये जो अंतिम जो पंचम वर्ण है ना हर वर्ग का, वो एक तो अनुनासिक वर्ण है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ये नहीं भूलनी है। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है, तो ये 5वां अंतिम वर्ण है, ये अनुनासिक होता है। अच्छा, ये अनुनासिक होता है तो कैसे होता है, ये मुख सहित नाक से बोला जाता है। तो अगर आपको ये पूछे कि मैं का उच्चारण स्थान बताओ, तो ये इसका उच्चारण स्थान आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, क्या बनेगा, नासिका, जो आप जल्दी से ही कर दोगे। दूसरा आपको तालु मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ना। चौथे में ऐसा आएगा कि ये क्या है, कंठ और नासिका।
तो इसका उच्चारण कंठ और नासिका ये सही है ना, कंठ और नासिका ये सही है। सॉरी, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है, मैं का उच्चारण स्थान एक तो हो गया ओष्ठ, क्या हो गया ओष्ठ, और साथ में क्या हो गया नासिका, ओष्ठ और नासिका, ओष्ठ और नासिका। क्यों हुआ, क्योंकि मैं का जो उच्चारण स्थान है, मैं बोलते हैं तो होठ का तो पूरा रोल है ही है, दूसरा मैं को अपन नाक से भी बोल रहे हैं। तो यम गणनम ये 5 वर्ण हैं, ये मुख सहित नाक से बोले जाते हैं। किससे, मुख सहित, मुख और नाक से मत बोलना, मुख सहित नाक से। और इनका मूल उच्चारण तो वो ही होता है जो तालु होता है, कंठ होता है, इस प्रकार से वो वर्ण के अनुसार, और नाक इनके साथ में आपको समझना ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके उच्चारण स्थानों की एक क्लास हो गई, जिसको हमने फटाफट पढ़ लिया। अगर इस क्लास में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज है, किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो पार्ट आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे उसको बड़े विस्तार से पढ़ा देंगे। मेरे समझ में आई बात की इतनी सी बात है, आप इसको उच्चारित करके और पहचान लोगे, जान लोगे, और यहाँ से 2 प्रश्न जो संभावित हैं वो आप इजीली आसानी से कर दोगे। कोशिश ये करो कि इनको रटो नहीं, आप कोशिश ये करो इनको समझो, है ना। बोलने से समझ में आ जाएगा। लोग हारमोनियम को भी तो सीखते हैं ना, वो भी तो इंसान ही होते हैं। जब आप हारमोनियम को सीख सकते हो, अंगुलियों पर नचा सकते हो स्वर को, तो इन स्वरों को अपने मुंह में कहाँ पर ये नाच रहा है वर्ण, ये तो समझ ही सकते हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ की चीज़ें हैं ना, वो इनको अगर समझोगे तो बाकी चीज़ें भी समझ की फेज पर आ जाएंगी, है ना। एक चीज़ को समझ के लेवल पर लेके आते हो तो दूसरी भी उसी लेवल पर आ जाएगी ना। दिमाग एकदम कंफर्टेबल फील हो जाएगा आपका ना, कंफर्टेबल फील होगा, अच्छी समझ बनेगी, और समझ से काम होगा तो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक स्थायी रहेंगी। इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी में मैंने कर दिया इसको, मेरा मानना है कि ये ठीक सा समझ में आ गया आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो मैंने 2 वीडियो बनाए 2nd ग्रेड के लिए, आपको एक में ही थोड़ा कर दिया, क्योंकि रीट के बच्चों को इन चीज़ों में बहुत उलझाने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर और भी विस्तार से आप समझना चाहो तो 2nd ग्रेड का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें थोड़ा और विस्तार से, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।